सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम बेक और हंटर च्वाई को देखते हैं। एक रिपोर्टर उनसे कहता है, क्या आप दोनों ली मिंगसुंग को रिक्रूट करने के लिए यहाँ आए हो? बेक कहता है, ली मिंगसुंग वो कौन है? मैं उसके लिए नहीं आया। च्वाई कहता है, मैं ली मिंगसो को जानता हूँ, वो फ्राइड गिल्ड में था, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। बेक कहता है, मैंने सुना है एक ए रैंक का डंजन एस रैंक जितनी तबाही मचा रहा था। इस पर च्वाई कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के ए रैंक हंटर ने रेड गेट में अपनी जान गंवा दी। बेक कहता है, मैंने सुना है कि तुमने तो हमसे मदद भी मांगी थी। च्वाई कहता है, हाँ, लेकिन उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी ना। उस अकेले ने ही सब कुछ संभाल लिया था और इसीलिए मैं उसे अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए यहाँ आया हूँ। बेक कहता है, पागल है क्या? उसने पहले हमारी मदद की थी तो वो हमारे गिल्ड में शामिल होगा। च्वाई कहता है, तो क्या तुम एक और एस रैंक हंटर को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हो और जंग को दावत देना चाहते हो? और इसी बात पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब एक आदमी आकर कहता है, आप दोनों ली मिंगसुंग को लेकर लड़ रहे हो क्या? ये दोनों चिल्लाकर कहते हैं, ली मिंगसुंग हो या ली बिंगसुंग, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तब हम जिनू को देखते हैं। वो कहता है, आज तो यहाँ बहुत भसड़ मची है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दूसरी तरफ हम जिन्हा को देखते हैं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, देखो अभी ली मिंगसुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैंने सुना है कि उसका अफेयर एक लड़की के साथ था जो उसके साथ काम भी करती थी। इधर हम मिंगसुंग को देखते हैं। वो रिपोर्टर से कहता है, मेरा नाम है ली मिंगसुंग और मेरी पावर अभी अभी अवेकन हुई है और इसीलिए मैं अपनी रैंक जानने के लिए यहाँ आया हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं फाइट गिल्ड से लिम टे ग्यू इनके अंडर रहकर फाइट करूंगा। एक रिपोर्टर पूछता है, इसका मतलब तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो रहे हो? मिंगसुंग सोचते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ए रैंक रेटिंग पहले ही मिल गई थी और फाइट गिल्ड के साथ मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इस वक्त में मैं बस हंटर बनकर रहूंगा। तब तक मेरे सभी घोटाले लोग भूल जाएंगे और तब मैं वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लौट आऊंगा और वो भी एक ए रैंक हंटर बनकर। दूसरी तरफ जिनहू अंदर जाने की कोशिश करता है। तब मिंगसुंग का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और कहता है, देखते नहीं हो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो तुम अंदर नहीं जा सकते, तो चलो यहाँ से भागो। और तभी गो गन ही वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने उसका रास्ता रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बंदा मेरा मेहमान है और हमने तुमसे पहले ही कहा था इस वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। फिर वो जिन्हो को लेकर वहाँ से चले जाता है। मिंगसुंग सोचता है, उसने मेरा इवेंट बर्बाद कर दिया। फिर वो एसोसिएशन जाने की कोशिश करता है लेकिन जेनचोल उसे रोक देता है और कहता है, अभी अंदर री एवोल्यूशन चल रही है और वो खत्म होने के बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। मिंगसुंग कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अभी तुम्हारी नौकरी से हटा सकता हूँ। जेनचोल कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करना चाहते हो तो ये तुम पर भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ बेक और हंटर च्वाई जिनू के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। एक आदमी कहता है, री इवोल्यूशन से पहले हमें तुम्हारे एबिलिटी के बारे में समझना होगा। तुम किस तरह की एबिलिटी यूज कर सकते हो? तब जिनू एक शैडो सोल्जर को समन करता है। इस पर वो कहता है, तो इसका मतलब तुम समनिंग मैजिक को यूज कर सकते हो? गन ही कहते हैं, मैंने तुम्हारी चीफ वू से रिपोर्ट ली है, तुम तो इससे भी कई ज्यादा कर सकते हो ना। जिनू सोचता है, इसका मतलब इन्हें पहले से ही सब कुछ पता है और फिर वो अपनी पूरी शैडो आर्मी समन करता है और कहता है, मैं ऐसे 100 सोल्जर को समन कर सकता हूँ। जिन्हू की ये पावर देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये बेक से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर था। तो यही है सॉन्ग हंटर की पावर। आदमी उसे एस रैंक हंटर का नया लाइसेंस देता है। जिन्हू सोचता है, अब मैं कुछ भी आसानी से खरीद पाऊंगा और मैं उन पैसों से गियर अप कर पाऊंगा। तो चलो इस बार डीमन कैसल को जीतते हैं। गन ही कहते हैं, तो तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। मैं ये बात सोचकर काफी एक्साइटेड हूँ कि अब तुम कौन से कारनामे करने वाले हो। आगे हंटर च्वाई जिनू से कहता है, बधाई हो, अब तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके हो, तो मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जिनू इन दोनों को नजरअंदाज कर वहाँ से चले जाता है और तभी बहुत सारे रिपोर्टर उसकी फोटोज लेते हैं। जिन्हा की दोस्त उसे बताती है, देखो तुम्हारा भाई अब टीवी पर है और वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है। जिन्हू की एस रैंक होने की बात अब सभी लोगों तक पहुंच चुकी थी और वो अब इस देश का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका था। दूसरी तरफ हम जिनू को देखते हैं। वो अपने डैड से कहता है, मैं मिस्टर सॉन्ग को मना नहीं पाया। तब हम देखते हैं कि जिन्हू को अकेले एक बड़ा काम करना था, उसे और ताकतवर बनना था, इसीलिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता। आगे जिन्हू कहता है, उन्होंने मुझसे मेरा साथ मांगा है। इस पर डैड कहते हैं, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मैं ये प्रोजेक्ट जिनसुंग के हाथ में देने वाला था
और तब तुमने आकर मुझसे बड़ी बड़ी बातें कही, और देखो तुमने तो अब तक कुछ भी नहीं किया, और फिर तुम ये सब छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हो। क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? जिनू कुछ देर सोचकर कहता है, मुझे माफ करना डैड, लेकिन मुझे मिस्टर सॉन्ग का साथ देना ही होगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर जिनू की फोटो लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बेक कहता है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। तब जिनू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और फिर वो गायब होकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। चॉय कहता है, एक मैच होने के बाद भी वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेक उसकी स्पीड देखकर बहुत हैरान हो गया था। वो सोचता है, ये तो पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर बन गया है। आगे जिनू एक ऑक्शन में पहुंचता है ताकि वो आग से बचने के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद सके। आदमी कहता है, ये देखिए, ये एक क्लोक और एक रिंग है। इनकी मदद से तुम आग से बच सकते हो, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। आदमी कहता है, इन सभी चीजों का रेट फिक्स है, लेकिन अगर तुम इस ग्लास को तोड़ते हो तो हम तुम्हें वो प्रोडक्ट फ्री में देंगे। ये ग्लास बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक ए रैंक हंटर भी इसे तोड़ नहीं सकता। जिन्हू अपनी पावर इकट्ठा करता है और उसे तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। फिर वो वेपन्स देखने के लिए आगे जाता है और एक डैगर की कीमत पूछता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो सोचता है, इस डैगर की ताकत काश का वेनम फैंग जितनी ही है। वो उस शॉप ओनर को एक डैगर दिखाता है और कहता है, अच्छा बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? तब वो आदमी कहता है, इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन जितनी होगी। तब जिनू सोचता है, लेकिन इसे तो मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा था, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। मैं बिनकामी चीजों को यहाँ पर बेच देता हूँ और काम की चीजें खरीद लेता हूँ। दूसरी तरफ बेक सोचता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी मैजिक पावर भी बहुत ज्यादा है और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग पहले ही हो गई होगी। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है? दूसरी तरफ हम जिन्हा को देखते हैं। वो रिपोर्टर से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो जिनू से कहती है, तुम्हें अगर टीवी पे जाना है तो अकेले जाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। आगे जिनू कहता है, वैसे मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। और तभी वहाँ पर जिनू आ जाता है। वो जिना से कहता है, मैं तुम्हारे भाई का राइट हैंड मैन हूँ। तब जिनू उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जिनू सोचता है, मीडिया ने सभी को ये बात बता दी है। वो अपने 3 शैडो गार्ड को समन करता है। वो कहता है, फैंग के पास तो 4 गार्ड थे, तो वो चौथा कहाँ गया? हाँ, अब याद आया, उसे तो मैंने दूर फेंक दिया था, इसीलिए उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाई। पर जो भी हो, मैं तुम्हें 2 और सोल्जर दूंगा, तो जिन्ना की रक्षा तुम करोगे। आगे वो शैडो आर्मी की मदद से पूरी जगह की जांच शुरू कर देता है। आगे जिनू कहता है, वैसे तुम्हें घर छोड़ने की क्या ही जरूरत थी? जिनू कहता है, मुझे यही सही लगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। वैसे तुम किस काम से बाहर जा रहे हो? इस पर वो कहता है, हाँ, वो मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। जिनू कहता है, तो क्या तुम और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो, जबकि तुम ऑलरेडी यस रैंक पर हो? आगे वो वाटर बेस्ड रिंग पहन लेता है और वो क्लोक गर्मी से बचने के लिए। और फिर वो डीमन कैसल में पहुंच चुका था। तब उसे एक क्विस्ट आती है कि उसे 2 डीमन सोल को कलेक्ट करना होगा और इसके बदले उसे शैडो एक्सचेंज रून स्टोन दिया जाएगा। जिनू अभी 76 फ्लोर पर है। दूसरी तरफ हम जिनू के डैड को देखते हैं। वो जिनू के घर छोड़ने की वजह से काफी उदास थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो साइज में बहुत बड़ा था। तब जिनू फैंग को समन करता है और उसे वो लाल गोला देता है। आगे फैंग अपनी पावर्स यूज करता है और एक ही वार से उस मॉन्स्टर को राख में बदल देता है। जिनू इसकी पावर्स देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ जिनू के डैड हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। जिनू उनसे मिलने के लिए यहाँ आया भी था। डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा काम की प्रेशर और ज्यादा थकान की वजह से तुम बेहोश हो गए थे और ऐसे ही चलते रहा तो तुम कोमा में भी जा सकते हो। और ऐसा उनके साथ होता है जिनके पास लो मैजिक रेजिस्टेंस होता है। क्या तुम्हारे घर में कोई हंटर्स रहता है? इस पर वो कहते हैं, हाँ, मेरा बेटा वो एक हंटर है। डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इसकी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। जिनू के डैड सोचते हैं, इस मैजिक के दुनिया में मेरे पास मैजिक पावर रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब मुझे इस दुनिया में खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम 2 आदमी को रास्ते से जाते हुए देखते हैं और तभी वो अचानक रुक जाते हैं और तब हम एक बड़े से एंट को देखते हैं। दूसरी तरफ जिनहू वो अपने सोल्जर को 6 टीम में डिवाइड कर चुका था और वो सेपरेटली अपना मिशन कंप्लीट कर पा रहे थे। पहला, सभी टीम को अकेले काम करना होगा और सभी दुश्मनों को खत्म करना होगा। दूसरा काम, एंट्री पिरामिड दिखते ही मुझे खबर कर दो, मुझे पिरामिड के अलावा आइटम नहीं मिल सकते। अलग अलग काम करने से इस डंजन को पार करना आसान हो गया है और मैंने 2 दिन में ही 80वें फ्लोर तक पहुंच गया हूं।
लेकिन अचानक मेरी प्रोग्रेस रुक गई है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और वो देखता है कि उसकी एमपीज भी बहुत ज्यादा कम हो रही है, इसका मतलब उसके सोल्जर को कोई मार रहा है। अभी जो सैनिक मरे वो टीम ए के है। मुझे लगा नहीं है कि हाई लेवल के डीमन हाई ऑर्क को हरा पाएंगे, इसीलिए मुझे वहां जाकर देखना होगा। पहले तो ए टीम पर अटैक हुआ और फिर उसके बाद बी टीम पर। दुश्मन चाहे जो भी हो वो बहुत होशियार है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ए टीम पर हमला होने के बाद फैंग की टीम नजदीक थी तो उन पर हमला क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब वो फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब वो कमजोरों पर हमला कर कर उन्हें खत्म कर रहे हैं। तो अगला हमला होगा टैंक के टीम पर और तब हम 3 मैजिकल बीस्ट को देखते हैं। वो एक एक कर कर जिन्हू के सभी सोल्जर को खत्म कर देते हैं और जिन्हू वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है ये मैजिकल बीस्ट सच में ताकतवर है और फिर वो जाकर एक किक से एक बीस्ट को दूर फेंक देता है और पलक झपकते ही 2 बीस्ट को काट देता है। और वो कहता है मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि मैजिक बीस्ट सच में डरते हैं, लेकिन देखो अब मुझे जवाब मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।